हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे और कुछ अन्य प्रश्न भी इसमें रहेंगे जो आगामी पेपर के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे खास करके जो जेल बंदी रक्षक परीक्षा होनी है 15 अक्टूबर को। और एक दो दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि कुछ स्वास्थ्य प्रॉब्लम हो रही है, जिस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू बनाने की। तो 15 तारीख तक तो खासकर हम प्रैक्टिस सेटों को ही देखेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आगामी एग्ज़ाम के लिए। इससे क्या होता है कि कभी कभी जो आयोग होता है वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी क्या करता है, रिपीट करते रहता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिए 3 4 5 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और इस चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी नई विज्ञप्तियां निकलती हैं, जितने भी नए रिजल्ट निकलते हैं, जितने भी नए नोटिफिकेशन आते हैं, वो सारे के सारे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और फॉर्म सबमिट में से लेकर के हर एक चीज़, सूचनाएं जितनी भी होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में साक्षरता दर बतानी है। और मैंने जनसंख्या और जो साक्षरता दर है इससे संबंधित जो जनगणना 2011 है, इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई है। उत्तराखंड और देश के दोनों ही इसमें जनगणनाएं मैंने बताई हुई हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, उससे आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया। तो एक ही वीडियो में हम इतना सब कुछ नहीं बता सकते हैं, तो इसमें उसी चीज़ को हम देखेंगे या उसी ऑप्शन को देखेंगे जो इसका सही होगा, क्योंकि प्रत्येक ऑप्शन को अगर देखते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगी। और डिस्कस भी हम उसी को करेंगे जिसमें हमें लगेगा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते रहेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ख हो जाएगा। सबसे कम अगर साक्षरता की बात करें, यहाँ पर हरिद्वार है। हरिद्वार सबसे कम में दूसरे नंबर पे आता है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में पहले नंबर पे जो आता है वो आता है यूएस नगर। ठीक हो गया। यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर इसमें आता है सबसे पहले स्थान पे। और उसके बाद आता है क्या, हरिद्वार, फिर आता है उत्तरकाशी, उसके बाद आता है टिहरी, उसके टिहरी गढ़वाल, उसके बाद बागेश्वर आता है। तो सबसे कम अगर बात करता है साक्षरता की तो कहाँ पर आता है, उधम सिंह नगर में होता है। अब इसमें उधम सिंह नगर किसी में दिया नहीं है, तो हरिद्वार उसके पहले, उसके बाद आएगा, उसके बाद उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर आ जाएगा। अगर यहीं पे पूछा होता कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस जनपद की है तो सबसे अधिक किसकी है, देहरादून की सबसे अधिक है। ठीक हो गया। अगर हम पूरे उत्तराखंड की ऑल ओवर अगर साक्षरता दर की बात करें तो कितनी है, 78.82% क्या है, पूरे उत्तराखंड की साक्षरता दर है। ठीक हो गया। अब इसमें अन्य चीज़ बताने के लिए अगर मैं बता देता पर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए आप, मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है, देखते हैं हम। जैसे दुधातुली पर्वत शिखर है, तो दुधातुली जो आता है गढ़वाल जनपद में, ठीक है, पौड़ी और चमोली में, दो जनपदों में लगता है। 25 किलोमीटर के आसपास के एरिया में फैला हुआ है। भागीरथी नदी, ये टिहरी बांध, ठीक है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद है खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ये भी सही है। उसके बाद है रूपकुंड ग्लेशियर, बागेश्वर। रूपकुंड ग्लेशियर जो है वह बागेश्वर में ना होकर के कहाँ पर है, चमोली में है। ठीक हो गया। ये कहाँ है, चमोली। ठीक हो गया। यानी कि चमोली में है क्या, रूपकुंड ग्लेशियर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद अब कुछ इसमें पर्वत श्रृंखलाओं की हाइट तो इसमें पूछी नहीं है, लेकिन इसमें सीधे पूछा है कि इनमें से, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसमें नंदा घुंगटी, पंचाचूली, नंदाकोट और हरदेवल। ठीक हो गया। हरदेवल या हरदोयल है, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ऑप्शन घ। अगर हम इसकी हाइट की अगर बात करें, कभी कभी क्या होता है कि इसमें से हाइट पूछ देता है, किसी एक का नाम दे देगा और पूछेगा निम्न में से इसकी हाइट कितनी है। जैसे अगर हम बात करें नंदा घुंगटी, नंदा घुंगटी की अगर हाइट की बात करें तो इसकी कितनी है, 6309। ठीक हो गया। यानी कि 6309 इसकी हाइट है, किसकी, नंदा घुंगटी की। अगर हम बात करें पंचाचूली की तो पंचाचूली की है 6904। ठीक हो गया। 6904 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, किसकी, पंचाचूली की। अगर हम बात करें नंदाकोट, नंदाकोट की कितनी है, 6861।
ठीक हो गया। 6861 किसकी है, नंदा कोट की है। अगर हम बात करें हरदोयल या हरदेवल की, तो इसकी है 7151। ठीक हो गया, मतलब 7151 मीटर इसकी क्या है, हाइट है किसकी, हरदेवल। तो आप इसमें देख ही सकते हैं आप, हाइट के हिसाब से सबसे अधिक किसकी हो रही है, हरदेवल की हो रही है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें कि किस किस जिले जनपद में पड़ता है, तो अगर जो हरदेवल है ये कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें नंदाकोट की, तो नंदाकोट पड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ में। अगर बात करें पंचाचूली की, तो पंचाचूली आपका पड़ता है पिथौरागढ़ में। और अगर बात करें नंदा घुमटी की, तो नंदा घुमटी पड़ता है कहाँ, चमोली में। ठीक हो गया, तो अब इससे आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। यानी कि किस जनपद में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम जो प्रतिशत है वह दर्ज किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन घ हो जाएगा। यहाँ पर जो जनपद है उधम सिंह नगर, इसके कुल जनसंख्या का 7.46% क्या है, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। ठीक हो गया, तो सबसे अगर अनुसूचित जाति का उच्चतम अगर प्रतिशत पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा, उधम सिंह नगर, क्योंकि यहीं पर जो थारू जनजाति है सबसे अधिक यहीं पर ही देखने को मिलती है। ठीक हो गया, और उसके बाद अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम किस जनपद में है, रुद्रप्रयाग जिले में है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो उत्तराखंड से राज्यसभा की अगर सदस्यों की बात करें तो 3 सदस्य राज्यसभा के चुने जाते हैं। अगर लोकसभा होता तो 5 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, किए जाते थे। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो उस टाइम तक किए जाते थे, कब, 2019 तक। ठीक हो गया, 2019 तक यहाँ पर क्या होता था कि जो मनोनीत सदस्य होते थे, एक सदस्य एंग्लो इंडियन को राज्यपाल क्या करता था, किसी भी राज्य में, यानी कि उत्तराखंड क्या किसी भी राज्य में क्या करता था, मनोनीत करता था। केंद्र में भी राष्ट्रपति, लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करता था, मनोनीत करता था। लेकिन 2019 104वां संविधान संशोधन के बाद ये एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत का जो दायरा था, इसको क्या कर दिया है, अब खत्म कर दिया है। तो इसमें पहले कितना करता था, 1 करता था राज्य में। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाता 1 हो जाता, लेकिन अब इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें अब प्रश्न क्या पूछेगा, इसमें ये पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन होता था वह समाप्त कर दिया गया है। तो 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक हो गया, तो सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो ये सभी सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। KM बल्दिया जो हैं ये पर्वतारोही न होकर के ये क्या थे, भू वैज्ञानिक थे। ठीक हो गया, ये कुमाऊं जो यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं विश्वविद्यालय है जो है, उसके भी क्या रहे हैं, कुलपति रहे हैं, न कि ये पर्वतारोही हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित मनोनीत किया जाता है, यानी कि कितना आरक्षण महिलाओं को दिया गया है उत्तराखंड में। तो कितना दिया गया है, अभी वर्तमान में कितना है, 50% है। पहले कितना था, 30% था, अब कितना हो गया, 50% हो गया। कब से हुआ, 2008 से हुआ। किसकी सरकार में किया गया, भुवन चंद्र खंडूरी जी की सरकार में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कुनिंद नरेश से संबंधित है। तो कुनिंद नरेश में आपको पता ही है, सबसे जो कुनिंदों का सबसे प्रतापी जो राजा हुआ करता था वो कौन था, अमोघ भूति हुआ करता था। तो धनभूति और अमोघ भूति इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में रिजर्व बैंक RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया। तो ये कब किया गया, तो जून 2006 में क्या किया गया था, उत्तराखंड में इसका जो उप कार्यालय है वह खोला गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान है। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि देहरादून में गया है। ठीक हो गया, लेकिन जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर हम स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हो जाती है 1767 में। 1767 में इसकी स्थापना हो जाती है, लेकिन इसकी स्थापना 1767 में देहरादून में न होकर के कहाँ होती है, बंगाल में होती है। ठीक हो गया, बंगाल में होती है। तो बंगाल में होती है, तो अब इसमें पूछ रहा है कि देहरादून में, तो देहरादून में जो स्थानांतरित हुआ था, कब हुआ था, 1942 में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन उससे पहले जो वन अनुसंधान संस्थान है
जो वन अनुसंधान संस्थान है, इसको 1906 में उत्तराखंड के देहरादून में क्या कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। ठीक हो गया, तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सुमेलित युग्म चुनें। तो इसमें सुमेलित युग्म चुनना है, तो सुमेलित युग्म में हम देखते हैं, जैसे इसमें क्या है कि इसमें जैसे पूछ रहा है कि जैसे तालेश्वर ताम्रपत्र है, तो तालेश्वर जो ताम्रपत्र है यह किससे संबंधित है, पर्वताकार यानी कि ब्रह्मपुर जो राज्य था इनसे संबंधित है, कौन सा, तालेश्वर। ठीक हो गया। अब हम बात करें जैसे पांडुकेश्वर, ठीक हो गया, जैसे पांडुकेश्वर है, तो ये पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है ये संबंधित थे किससे, कत्यूरी राजवंश से, न कि गोरखा राजवंश से। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उस चंद राजा का नाम बताए जिसने खसिया टोला डाणा में आलम नगर का नाम राजधानी बनाया था, यानी कि अल्मोड़ा। सीधी सी बात है कि आलम नगर यानी कि अल्मोड़ा जो राजधानी बनाई थी, बाद में उसका नाम अल्मोड़ा पड़ गया था, पहले आलम नगर हुआ करता था चंद के काल में। तो वह किसके द्वारा किया गया था, बालो कल्याण चंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन गो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब पहले इसमें स्थानांतरित करने की बात तो इसके जो पिताजी थे भीष्मचंद, उनके द्वारा करी गई थी, लेकिन इसके क्या था, जो खसिया नाम के जो दो व्यक्ति थे उनके द्वारा इसके पिताजी जो भीष्मचंद थे उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद बालो कल्याण चंद ने क्या कर दी थी, अल्मोड़ा में अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। और अल्मोड़ा में जो पहला जो खगमरा का जो किला बनाया गया था वो भीष्मचंद के द्वारा ही बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो श्रीनगर में अपनी राजधानी जो बनाई थी वह पंवार राजवंश में जो सबसे प्रतापी राजवंश था जिसने 52 गढ़ों को विजित किया था, कौन था वह, अजयपाल था। ऑप्शन खो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें कि इसने स्थानांतरित, सबसे पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी, चांदपुरगढ़ हुआ करती थी। चांदपुरगढ़ से इसने 1512 में क्या किया था, 1512 में लेकर के गया था ये कहाँ, देवलगढ़ में। ठीक हो गया, 1512 में ये ले गया था कहाँ पर, देवलगढ़ में। फिर 1517 में ये देवलगढ़ से लेकर के कहाँ ले गया, देवलगढ़ से ले गया फिर श्रीनगर में। ठीक हो गया। तो इसमें अब आपको 2-3 प्रश्न आपको इसमें मिल गए हैं। सबसे पहले कहाँ थी, चांदपुरगढ़ थी, चांदपुरगढ़ से ले गया था 1512 में देवलगढ़ में, देवलगढ़ से फिर 1517 में ले गया था कहाँ पर, श्रीनगर में। यानी कि इसने 2 जगह अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उस नदी का नाम बताए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे, यानी कि हमेशा युद्ध करते रहते थे। तो वो कौन सी थी, पश्चिमी रामगंगा थी। ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो उत्तराखंड से संबंधित किरात जनजाति है, खजवी है, जाड़वी है, लेकिन जो संथाल जनजाति है, ऑप्शन घ, ये उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, यह झारखंड की प्रमुख क्या है, जनजाति है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यूकेडी की स्थापना हुई थी 25 जुलाई 1979 में। ठीक हो गया, 25 जुलाई 1979। इसमें प्रॉपर डेट नहीं दी गई, सन दिया है, तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये कब हुआ था, 25 जुलाई को, 25 जुलाई 1979 में यूकेडी की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसके संस्थापक की, तो देवीदत्त पंते इसके क्या थे, संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में स्थित नहीं है कह रहा है, तो इसका सही उत्तर पहला ही हो जाएगा, मतिपुर मंडवार। ठीक हो गया, मंडवार का पुराना नाम क्या था, मतिपुर हुआ करता था कनिमंगम के अनुसार। और जो ये मंडावर पड़ता है, यह कहाँ पड़ता है, बिजनौर जिला है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ठीक हो गया, ये पड़ता है यूपी में, बिजनौर जिला यूपी में पड़ता है क्या, मंडावर। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, ये क्या है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है वर्तमान में। ऑप्शन को इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य विधान पालिकाओं की विधायन शक्ति पर नियंत्रण लगाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन को। ठीक हो गया, यानी कि ऑप्शन को अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो राज्य विधानसभा या संसद के द्वारा अगर बनाया गया हो, जो मूल अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, यानी कि उसका कम करने की कोशिश कर रहा है, तो वह संसद के द्वारा न्यायपालिका के द्वारा वो क्या किया जाएगा, समाप्त करा जाएगा, यानी कि उसे जीरो मान लिया जाएगा। ठीक हो गया, तो अनुच्छेद 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 245 की, तो 245 में है कि संसद का जो भाग है, संसद जो है वह राज्य के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। ठीक हो गया, और अनुच्छेद
246 जो है यह क्या है, इसमें भी जो कानून बनाने की जो विधियां हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है, जैसे संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची हो गया। इन सूचियों में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वह इससे क्या है, संबंधित है 246। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को अनुच्छेद 111 के अंतर्गत पुनर्विचार हेतु वापस करते हैं तब वे निम्न में से किस निषेधाधिकार का प्रयोग करते हैं? तो वो क्या करते हैं, वह निलंबनकारी निषेधाधिकार का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन गो क्या हो जाता है, इसका सही उत्तर हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि उसमें राष्ट्रपति न तो अपना हाँ देगा ना देगा, मतलब अपने जेब में उसको सुरक्षित कर लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें से एक कथन कौन सा सही नहीं है कह रहा है। तो इसमें हम पहला जैसे पढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। तो यही क्या हो जाएगा, सही। इसका नहीं है, अन्य क्या है, सही है। मतलब जो राज्यसभा होती है वह कभी विघटित नहीं होती है। ठीक हो क्या, वह कैसी है, स्थायी सदन है। ऑप्शन को इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैसे उसके बाद नेक्स्ट है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये भी क्या है, सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद है, उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालसी देहरादून से क्या हुआ है, जो अंसार बाबर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कालसी स्थान है, वहाँ से अशोक के जो शिलालेख हैं वो क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन को इसका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा डिम दिख रहा होगा इसमें, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक हो गया, कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो जैसे देखते हैं हम इसमें BPRI ये रुड़की में, ये भी सही है। उच्च न्यायालय नैनीताल में, ये भी सही है। फूलों की घाटी चमोली में है, ये भी सही है। लेकिन जो भैरव घाटी है यह पिथौरागढ़ में नहीं है। ऑप्शन घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भैरव घाटी जो है वह कहाँ है, वह उत्तरकाशी में है, ना कि पिथौरागढ़ में। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो 249 जो अनुच्छेद है वह राज्यसभा से संबंधित है। ठीक हो क्या, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा से क्या है, इसका संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देशों में न्यायिक समीक्षा व्यवस्था प्रणाली है? तो न्यायिक समीक्षा जो व्यवस्था प्रणाली है वह भारत और अमेरिका में है। ठीक हो गया, तो ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत और अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्रणाली है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? तो सरकार का अंग राज्यसभा व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन निर्वाचन आयोग यह सरकार का अंग नहीं है। ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसे संवैधानिक संशोधन के ने नागरिक स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया? यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागरिक स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं से जिसका क्या था, संबंध था। तो ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन। अब 74वां किससे, नगर पालिकाओं से इसका संबंध है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायतों से था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो भारतीय संविधान जो न्यायालयों की तदर्थ नियुक्ति की जो व्यवस्था करता है वह करता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन को इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्षों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्षों का नामांकन जो करता है वह लोकसभा का क्या करता है, अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और जो ये अगर आप लोगों ने भारतीय संसद से संबंधित वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप लोग जा करके आप प्ले लिस्ट में भारतीय राज व्यवस्था में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं आप। उसमें मैंने संविधान के लगभग मैंने संसद तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक हो गया, तो उसके आगे की जो क्लास हैं वो कुछ कारण से नहीं आ पाई हैं, तो वहाँ तक का मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो उससे अधिकतर प्रश्न वहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कुछ एक अभी और बचा है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हो गया और राज्य सरकार होगी, इनसे संबंधित कुछ छूटियाँ क्लास है, तो उनको हम देखेंगे जब टाइम होगा डीप क्लास में, उसको कर लेंगे। लेकिन इनको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको देख सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो संघ सूची में शामिल नहीं है गैरत कानून एवं व्यवस्था, यह किसका है? राज्य सूची की का विषय है। तो ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। तो यहाँ पर ये जो आंग्ल भारतीय वाला है ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, इसमें होगा आंग्ल भारतीय समुदाय नहीं होगा इसमें। ठीक हो गया, यानी कि इसमें होगा भारत राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक हो गया, वह किस क्षेत्र से होते हैं? वह आंग्ल भारतीय समुदाय के नहीं होते, वह होते हैं जैसे कला के क्षेत्र से हो गए, विज्ञान के क्षेत्र से हो गए, यानी कि अपने जो किसी एक संबंधित जो विषय है उससे जो ख्याति प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं, इनसे जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, वह राज्यसभा में करता है। वह कितने करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर यहीं पे पूछा होता कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को करता था, तो वह करता कितना? 2। ठीक होगा, लेकिन वह भी अब क्या हो गया? समाप्त हो गया, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 104वां संविधान संशोधन कब? 2019 में इसे क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वह बुलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 118 के 3 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ठीक हो गया, तो उसमें जो अध्यक्षता करता है वह कौन करता है? वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का दायित्व कौन संभालता है? तो जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह क्या करता है? इस पद को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों की जो कार्यवाही में भाग लेता है वह भारत का महान्यायवादी लेता है। तो ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, महान्यायवादी। उसके बाद है, लोकसभा के अध्यक्ष का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य है? तो अब इसमें क्या दिया गया है? लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का स्थगन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी। अब इसमें ये प्रश्न दिया है, हो सकता है ये उस टाइम पे डिलीट भी हो गया हो या इसमें सभी को बोनस अंक दिए हो, क्योंकि जो लोकसभा का विघटन करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का सत्रावसान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही होती है, और लोकसभा को स्थगित करने का भी जो शक्ति होती है वह भी किसके पास ही होती है? वह भी राष्ट्रपति के पास होती है। जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास शक्ति होती है, जैसे धन विधेयकों से संबंधित शक्ति, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और जो इसके अन्य जो शक्ति होती है जैसे गण पूर्ति होगी, यानी कि संसद में सदस्यों की जो पूर्ति है वो हो रही नहीं हो रही है, संसद का संचालन सही तरीके से हो रहा है, ये सभी चीज़ें होती है। ठीक हो गया, इससे संबंधित वीडियो भी आपको हमारे जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसकी प्लेलिस्ट में जा करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डीपली इसमें बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के राज्यों की सीमा परिवर्तित करने के लिए प्रावधान रखता है? तो भारत के जो राज्य हैं उनकी सीमाओं को कम या ज़्यादा करने का जो अधिकार होता है वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय संसद को होता है। तो ऑप्शन ख इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसी देश के संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार लिया गया है? यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई है भारत के संविधान में वह कहाँ से की गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से की गई। तो ऑप्शन ख इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है वह भाषाओं से संबंधित है। ठीक हो गया, यानी कि जब मूल संविधान बना था तब सिर्फ और सिर्फ कितनी भाषाएं थी? सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, आधिकारिक भाषाओं से। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर में LAN का जो तात्पर्य होता है वह होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक हो गया, LAN का जो तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क से होता है। तो ऑप्शन ख इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट में प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर के पास होता है। तो इंटरनेट में जो होस्ट जो होता है वह प्रत्येक जो कंप्यूटर के पास होता है वह होता है एक यूनिट
आईपी एड्रेस के रूप में, ठीक हो गया। यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर का अपना अपना क्या होता है, एक आईपी एड्रेस होता है जिसके द्वारा हम किसी की भी उसकी कंप्यूटर की स्थिति का पता करते हैं, ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज इसमें से नहीं है रेड हॉट लाइनक्स, ठीक हो गया। तो ऑप्शन को इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये क्या नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य होता है डोमेन नेम सिस्टम इसको कहा जाता है, डीएनएस का पूरा नाम। तो ऑप्शन घ इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है, ठीक हो गया। तो ये गणपूर्ति जो होती है वह पूरी कितनी होती है, टोटल सदस्यों का 1/10 सदस्य क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। और ये अनुच्छेद कितने में है, इसका वर्णन अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का जो नियम है वो बताया गया है। और ये जो गणपूर्ति हुई है नहीं हुई है, इसकी जो देख रेख करता है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक हो गया। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रश्न जो है वो कई बार आ गया है और बहुत अधिक बार पूछा जाने वाले प्रश्न है और बार बार रिपीट होने वाला ये प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है यह कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन गो हो जाएगा, 44वां संविधान 44वां अनुच्छेद, ठीक हो गया। अनुच्छेद 44 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक हो गया। अब समान नागरिक संहिता है तो समान एक समान कौन कौन से है, 4 4 एक ही समान है। तो इसमें सीधे याद करने के लिए तरीका है 44 अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ये थे प्रीवियस ईयर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेटों के संबंधित प्रश्न जो आगामी एग्जाम के लिए आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं अगर आप इन वीडियो को अच्छे से पूरा देखते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वह प्रत्येक सब्जेक्ट से रखे गए हैं, किसी एक पर्टिकुलर विषय से इसमें प्रश्न नहीं है, ठीक हो क्या। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।